close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वाट्स। ओके, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस में स्क्वाट्स होते हैं, जैसे फ्रंट स्क्वाट, बैक स्क्वाट, सुमो स्क्वाट और भी बहुत सारे स्क्वाट्स हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्क्वाट्स जब भी करते हैं, चाहे कोई भी वेरिएशंस रहेगा, उसमें मेन मसल्स जो होता है आपका क्वाड्रिसेप्स, आगे वाला जो अपर थाइस और पूरा जो ग्लूटियल ग्रुप है, ये वाला ग्लूट्स। ओके, मेनली ये दो काम करता है और उसके अलावा हैमस्ट्रिंग्स जो है वो असिस्ट करता है। तो जब भी आप समझो नॉर्मल स्क्वाट कर रहे हैं तो नॉर्मल स्क्वाट में ऐसा स्टांस रहेगा, सुमो स्क्वाट करेंगे तो थोड़ा सा वाइड स्टांस रहेगा, पर सब में सेम मसल्स काम करता है। सब जितने भी वेरिएशंस है सबका अलग अलग माइनस प्लस रहता है। किसी में आप कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है तो किसी में कुछ और मिल रहा है। लेकिन अगर आप इन एवरेज कोई भी आप ऐसा स्क्वाट कर रहे हैं उससे भी आपका मसल ब्रेकडाउन होएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है, आप किस लिए स्क्वाट कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको वही चीज़ डोमिनेंट रखना है, वही चीज़ सेलेक्ट करना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, तो हम यहाँ पे रेगुलर स्क्वाट्स की बात कर रहे हैं। तो बिना किसी वेट के, बॉडी वेट के साथ कैसे स्क्वाट करते हैं, स्क्वाट का क्या फॉर्म रहता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, वो हम आज सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको स्टांस से स्टार्ट करना है। ओके, स्टांस कितना रहेगा ये समझो, ये अपना नॉर्मल स्टांस है, हिप विड्थ जो एनाटॉमिकल पोजीशन में ये न्यूट्रल स्टांस होता है। हमारी हाइट को, नॉर्मल ह्यूमन हाइट को स्टेबलाइज करने के लिए इतना ये वाला जो स्टांस है ये इनफ रहता है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टांस को लेके हम कंफ्यूज रहते हैं कि अलग अलग एक्सरसाइज में कभी वाइड स्टांस, कभी नैरो स्टांस। तो स्टांस का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम एक पूरा वीडियो अलग से बना के उस पर डिस्कस करेंगे कि किस एक्सरसाइज में कौन सा स्टांस लेंगे और क्यों लेंगे, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। ओके, तो अभी इसमें फिलहाल हम इतना सीखते हैं कि इसका जो स्टांस रहेगा वो इतना सा स्टांस रहेगा। ओके, शोल्डर विथ स्टांस रहेगा, टोज को ओपन करके रखना ऐसे। ओके, थोड़ा सा टोज को ऐसा वाइड करके रखना है। ओके, ये वाला। ओके, और अभी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हाथ आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, किधर भी रखते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि बॉडी वेट के साथ कर रहे हैं। तो इसमें ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे ब्रीदिंग स्विच करना है। ओके, पहले श्वास लेना है, फिर रिपीटिशन खत्म करना है, फिर श्वास छोड़ना है। ओके, ऐसा पैटर्न रहेगा। आई साइड सामने, अगर सामने मिरर है तो आप मिरर में अपने आप को देखेंगे, अदरवाइज कोई भी एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर लेंगे, उसमें देखेंगे। इसमें आपको नेक को ना एक्सटेंडेड पोजीशन में नहीं रखना है। कुछ लोग ऐसे जब वर्कआउट करते हैं, चाहे वेट के साथ में या खाली, तो ऐसे छत की तरफ देखते हैं, ऐसा ऊपर खींच के रखते हैं। तो इससे क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्ट होएगा, आपका विंड पाइप जो है दबेगा पीछे, क्योंकि टंग उसको पीछे की तरफ दबा के रखेगा, तो ब्रीदिंग थोड़ा कन्वीनियंट नहीं रहता है। तो आपका नेक को हमेशा न्यूट्रल रखना है। ओके, तो नेक न्यूट्रल, आई साइड फिक्स, स्टांस स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर और शोल्डर विथ, और फिर इसके अलावा टोज को थोड़ा सा ओपन करके रखना है। ओके, अभी मैं 5 रिपीटेशन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। 1 2 3 4 5। ओके, तो इसमें ब्रीदिंग जब आप स्विच करते हैं तो ब्रीदिंग में आप कितना ही टाइम ले सकते हैं, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 2 रिपीटेशन के बीच में जब आप ब्रीदिंग स्विच करेंगे तो आप जितना चाहे ब्रीदिंग ले सकते हैं, जितना, मतलब जैसे आपका हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, आपका स्टेमिना कैसा, उस हिसाब से। तो अगर आप कोई भी सेट मार रहे हैं तो सेट एक रिपीटेशन मारने के बाद में जब तक आपको लगता नहीं कि फुल इनहेल कर लिया प्रॉपर, तब तक आप ब्रीथ कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार। जब पूरा एकदम फुल यहाँ तक दबा के भर लिया श्वास, तब भी आप दूसरा रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग में कंजूसी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि जाते जाते बैठते टाइम आप इनहेल कर रहे हैं, उठते टाइम एक्सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके,
प्रॉपर ब्रीदिंग इनहेल करना हर रिपीटेशन में, हर रिपीटेशन के लिए सिंगल ब्रीदिंग लेना है। एक ब्रीदिंग लिया और 10-15 रिपीटेशन मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ब्रीदिंग होएगा उतना अच्छा आप वेट लिफ्ट कर पाएंगे। तो पहला ब्रीदिंग का नेक को न्यूट्रल रखना है, और दूसरा जब भी आप नीचे बैठेंगे अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, स्पेशली पीछे वाला एरिया हैमस्ट्रिंग और आपका लोअर बैक अगर स्टिफनेस नहीं है, तो जितना पॉसिबल है आपको नीचे बैठना है। ओके, फुल रेंज में ऐसा नीचे बैठना है, लेकिन मसल्स को रिलैक्स नहीं करना है। ओके, पूरा नीचे जाना है, लेकिन जो आपका बॉडी है ना वो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन में रहना चाहिए। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लूज नहीं होना चाहिए। ओके, ये देखो अभी लूज हो गया, ये कंट्रोल में ये लूज हो गया, तो ओके लूज नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, और एकदम से कोलैप्स नहीं करना कि ऐसे धड़ाम से आप बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप नीचे जा रहे हैं कॉन्सेंट्रिक फेज में, तभी आपका कंट्रोल होना चाहिए पूरा वेट को लेके। ऐसे देखो ये फुल रेंज, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल में, फिर वापस ऊपर आएंगे तो आप स्पीड से आ सकते हैं। ओके, तो ये अपना रेंज ऑफ मोशन का हो गया। दूसरा है टोज जो है, देखो कुछ लोग ऐसे सामने पैर रख के स्क्वाट मारते हैं। ओके, लेकिन क्या होता है जब भी आप पैर को थोड़ा ऐसे घुमाते हैं, आपका हिप थोड़ा जैसे बाहर घूमता है, तो अब ये ना आसानी से अंदर फोल्ड हो जाता है। आपका हिप का जॉइंट का जो फोल्डिंग है, समझो ये आपका कैविटी है, इसमें आपका जो है फीमर जो है ऐसे लगा हुआ, तो अभी ये इस एंगल पे यहाँ पे किनारा टच हो रहा है, लेकिन आप जैसे थोड़ा ऐसे घुमाते हैं ना, अभी आराम से अंदर फिट आ जाता है। इसीलिए आपने देखा रहेगा जब आप ऐसा बैठने की कोशिश करते हैं तो एकदम बॉटम पोजीशन में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। ओके, डिस्कम्फर्ट जैसा फील होता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोटेट करके करना। जैसे आप रोटेट करेंगे तो पहला ये है कि आपका प्रॉपर जॉइंट फोल्ड हो जाएगा अंदर, तो आपको कन्वीनियंट रहेगा बैठने में। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे आप समझो नीचे बैठ रहे हैं, तो अभी देखिए मैं आपको साइड से बताता हूँ। इस पोजीशन में मैं अगर बैठता हूँ तो मेरा बॉडी का 50% से ज़्यादा वेट पीछे की तरफ है, तो मैं जैसे बैठने की कोशिश करता हूँ, देखो ये मेरे को पीछे गिराएगा। ओके, तो मेरा जो ये बेस ऑफ सपोर्ट है, सेंटर पॉइंट है, तो मेरा बॉडी एकदम सेंटर में यहाँ तक, या इसके बाद में ये वाला पोर्शन पीछे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी का बैलेंस लूज हो रहा है। तो अभी मैं इस पोजीशन में बैठता हूँ, तो अभी देखो मेरा ये वाला पोर्शन ज़्यादा पीछे है, तो मेरे को पीछे की तरफ गिराएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ, ओके, अभी मैं बैठूंगा तो मेरा जो हिप है वो एकदम सेंटर में फिट हो जाएगा। देखिए मैं जैसे नीचे बैठता हूँ, अभी देखिए अभी मेरा सेंटर में एकदम हिप जो है सेंटर में आ गया। ओके, इसीलिए मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ, पीछे की तरफ कोलैप्स नहीं हो रहा हूँ। आप साइड से देखिए। ओके, फिर से मैं करता हूँ, तो अगर मैं ओपन करके बैठता हूँ तो कैसा, देखो मेरा ये पोर्शन जो है एक्स्ट्रा वेट था वो एकदम सेंटर में आ गया, इसलिए मैं इजीली बैठ गया हूँ, ना पीछे जा रहा हूँ ना आगे जा रहा हूँ। जैसे ही मैं ऐसे घुमाता हूँ मेरा बॉडी वेट थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो जब भी आपका जो ये बेस ऑफ सपोर्ट है, ये एरिया है, इससे कोई भी वेट बाहर रहेगा तो आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। आपने देखा रहेगा जब भी आप कुर्सी पे बैठते हैं, ऐसे समझो ये कुर्सी है, आप कुर्सी पे बैठ गए, अभी मैं बोलूँगा आप बिना झुके, समझो पीछे कुर्सी पे बैठ गए ऐसा, अभी मैं बोलूँगा बिना आप आगे झुके उठिए, तो नहीं उठ पाएंगे, कोई भी नहीं उठ पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, अभी आपका बेस ऑफ सपोर्ट इतना हो गया, इंक्लूडिंग कुर्सी का जो 4 पहिया है और आपका 2 पैर, 6 पैर का बेस ऑफ सपोर्ट हो गया। तो जैसे आप उठेंगे, अगर बॉडी स्ट्रेट है और वहीं से उठने की कोशिश करेंगे तो पीछे गिर जाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी वेट, जब आप बैठे थे तो बॉडी वेट पीछे शिफ्ट हो गया था। ओके, सेम कॉन्सेप्ट, जब भी आप इस पोजीशन में ऐसे बैठने की कोशिश करेंगे तो वेट पीछे जा रहा, अभी जब तक आप इसको वापस सेंटर में नहीं लाएंगे तब तक उठ नहीं पाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टोज को थोड़ा सा बाहर खोलेंगे और सीधा देखिए एकदम इजी में। ओके, आपने देखा रहेगा कुछ लोग हील के नीचे कुछ ऐसा डालते हैं, मतलब छोटा सा प्लेट या कुछ भी ऐसा मैट वगैरह प्लेट डालते हैं, तो उसका क्या रीज़न रहता है, कुछ लोग तो उसको वेरिएशन समझते हैं कि अगर आप स्क्वाट कर रहे हो तो एक वेरिएशन ऐसा जिसमें हील के नीचे कुछ डाल के ऑब्जेक्ट
और एक वेरिएशन बना दिया कि इससे अलग मसल काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका मेन रीज़न क्या होता है कि किसी किसी का बॉडी बहुत स्टिप होता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी इतना नहीं होता है, तो क्या होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पूरा चेन है यहाँ से लेके ये बहुत स्टिप रहता है। तो जब भी आप नीचे बैठने की कोशिश करते हैं, यहाँ के बाद आप बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में आपका ये वाला मसल्स खींच रहा है स्टिफनेस की वजह से। तो क्या होता है ऐसी पोजीशन में अगर आप हील को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो एक तरह से आपको यहाँ थोड़ा सा रेंज मिल गया। तो जब आप यहाँ से ऐसे उठाते हैं तो और ज़्यादा नीचे बैठ पाते हैं। तो यही एक रीजन है कि अगर आपका बॉडी स्टिफ है तो आप हील के नीचे कुछ ऐसा इतनी सी हाइट का मैट या फिर कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके पास अवेलेबल है, छोटा प्लेट भी लगा सकते हैं, 2.55 का पतला प्लेट आता है, वो लगा के फिर आप स्क्वाट कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएशन नहीं है, वो सिर्फ जिसकी बॉडी में ज़्यादा स्टिफनेस होता है सिर्फ उनके लिए है। पर आपको कभी अगर आप नॉर्मली अगर आप ऐसा फुल रेंज में बैठ पा रहे हैं तो आपको कभी भी वो यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होता है। क्योंकि हमारा जो मेन फोर्स जनरेट होता है वो आपका हील है। ये आगे वाला जो 4 फुट है ये सिर्फ आपको बैलेंस करता है, हर जगह बैलेंस करने में हेल्प करता था, कुशन जैसा काम करता है। लेकिन मेन जो फोर्स जनरेट होता है वो आपकी हील से। तो अगर आप हील को उठा देंगे तो उतना फोर्स जनरेट नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है वो नहीं लगाना अगर आपका स्टिफनेस का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है तो ओके। तो आपको ये वाला ध्यान में रखना है ओके। दूसरा, जब भी आप समझो सूमो स्क्वाट करें, सूमो स्क्वाट में क्या होता है थोड़ा सा स्टांस वाइड रखते हैं, लेकिन कितना वाइड होना चाहिए कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप वाइड करके बैठेंगे तो बैठने के टाइम पे ये दोनों जो आपका लेग्स है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन ओके, यहाँ पे ये जो दोनों काफ है ये एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए 90 डिग्री फोल्ड करने का। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टांस ले लेते हैं तो यहाँ से खिंचता है, ग्रोइंग वाला मसल्स खिंचता है, लेकिन बैठने के बाद भी प्रॉपर एंगल नहीं आता। कुछ लोग कम स्टांस लेंगे तो घुटना बाहर जा रहा। तो एवरेज क्या होना चाहिए, ऐसा स्टांस लीजिए कि आप बैठने के बाद में ऐसा 90 डिग्री हो जाए ओके। और सूमो स्क्वाट इजी रहता है थोड़ा, क्यों? क्योंकि जब आप स्टांस जैसे वाइड करते हैं तो आपका हाइट कम हो गया। हाइट कम मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में वेट को इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए जो जितने कम हाइट के बॉडी बिल्डर होते हैं उनको एक एडवांटेज है कि वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका हाइट छोटा रहता है। तो सेम यहाँ पे काम करता है यही कि आप जब वाइड करके नीचे बैठे हैं तो आपने रेंज कम कर दिया ओके वाइड के, इसलिए जी आपने देखा रहेगा इसमें डेड लिफ्ट में भी जो सूमो डेड लिफ्ट करते हैं उनके लिए ईजी है, क्योंकि उसमें क्या अभी से नॉर्मल डेड लिफ्ट कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरे स्पाइन को पूरा अपर बॉडी को स्ट्रगल करना पड़ रहा। लेकिन सूमो डेडलिफ्ट में क्या होता है, स्टांस वाइड किया, हाइट कम हो गया, मेरा अपर बॉडी ऐसे खड़ा ही है, सिर्फ लेके उठना, जैसे स्क्वाट वाला सेम मूवमेंट हो रहा, स्क्वाट वाला ही हो रहा। तो इसमें ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं सूमो डेडलिफ्ट में, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। जो नॉर्मल डेडलिफ्ट होता है, रेगुलर डेडलिफ्ट, वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है स्पाइन के लिए ओके। ये तो एक एग्जांपल था। तो सूमो स्क्वाट हो गया ओके, ये नॉर्मल स्क्वाट हो गया ओके। अभी फ्रंट स्क्वाट और बैक स्क्वाट में क्या है, फ्रंट स्क्वाट में आप वेट को आगे की तरफ लेते हैं और बैक स्क्वाट में पीछे की तरफ। तो बैक स्क्वाट में पीछे की तरफ वेट इजी रहता होल्ड करना, क्योंकि आपका ये वाला पोर्शन है ट्रेपीजियस, यहाँ स्केपुला एक ऐसा प्लेस बना था जहाँ पे बारबेल को आराम से रख सकते हैं। जैसे आप हाथ पीछे करेंगे ना, यहाँ पे एक स्पेस बनता है जिसमें आप बारबेल को आसानी से रख सकते हैं, तो ये इजी रहता है। दूसरा, इसमें जो है ना उनके लिए अच्छा जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अगर किसी का बॉडी स्टिफ है तो उनको आपका फ्रंट वाला स्क्वाट जो है वो ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि फ्रंट स्क्वाट में क्या होता है बॉडी स्ट्रेट, जब मैं ऐसे करके बैठ रहा हूँ तो ये मेरा पोर्शन ये चेन खींच रहा है ऐसे में, लेकिन मैं जैसे ऐसे किया थोड़ा रिलैक्स हो गया यहाँ से, तो जब ये रिलैक्स हो गया तो मैं और ज़्यादा नीचे बैठ सकता हूँ। तो जिसका बॉडी स्टिफ रहेगा उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो फ्रंट स्क्वाट करेंगे या फिर हील के नीचे कुछ लगाएंगे, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्ट्रेचिंग का प्रैक्टिस करिए, ताकि थोड़े टाइम बाद में अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग करेंगे तो थोड़े टाइम बाद में आपका बॉडी अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगा और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, फॉर्म टेक्निक और करेक्ट रहेगा ओके।
तो ये अपना बेसिक स्क्वाट है। अभी इसमें आप वेट के साथ कर रहे हैं तो बारबेल के साथ भी कर सकते हैं, डंबल लेग के यहाँ फ्रंट में भी कर सकते हैं, यहाँ पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है पीछे बारबेल रख के आप उसका प्रैक्टिस करिए। और कभी कभी लोग स्मिथ मशीन पे भी करते हैं, लेकिन जब आप स्मिथ मशीन पे स्क्वाट करते हैं तो क्या होता है, ये जो बैलेंस है, अभी जैसे मैं खड़ा होके बारबेल को पकड़ा हूँ वेट के साथ में, अभी इस टाइम पे मेरा बॉडी आगे पीछे कोलैप्स ना हो उसके लिए मेरे जितने भी मसल्स हैं, कोर मसल्स समझो, आगे वाला, साइड वाला, पीछे वाला, ये मेरे टोर्सो को ऐसे आगे पीछे कोलैप्स होने से रोक रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं ऐसा स्क्वाट मार रहा हूँ जिसमें मशीन नहीं है, सिर्फ बारबेल के साथ में, तो ये बहुत ज़्यादा कोर के लिए चैलेंजिंग होता है। तो हमेशा आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर मसल स्ट्रांग हो, तो आपको हमेशा मशीन की बजाय फ्री वेट ये वाला करना चाहिए बारबेल के साथ में। स्मिथ मशीन पे क्या होता है, आपको सिर्फ वेट पकड़े और नीचे जाना, ऊपर सिर्फ धक्का मारना, फोर्स करना है, उसमें बैलेंस वाला सारा काम मशीन कर रहा है। मशीन में जो लगे हुए हैं ऐसे पाइप लगे हुए हैं, वो एक ही लाइन में सीधा नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे था, तो उसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कभी भी स्मिथ मशीन पे स्क्वाट नहीं करेंगे, उसको हमेशा लास्ट चॉइस रखना है। क्योंकि अगर आप जिम में जा रहे हैं स्मिथ मशीन यूज करने, तो जिम में बारबेल भी है, तो भले आपका कम वेट जाएगा तो चलेगा, लेकिन हमेशा फ्री वेट के साथ में प्रैक्टिस करिए। ओके, तो उससे आपके कोर मसल को ज़्यादा स्ट्रांग ताकत मिलेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ में आपको ध्यान रखना, जब भी आप स्क्वाट कर रहे हैं, ओके, तो ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप स्क्वाट वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेग्स वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमेशा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्क्वाट से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं, फिर वो उसके बाद लेग प्रेस करेंगे, लेग एक्सटेंशन करेंगे, फिर एक आध स्टेप अप का या लंजेस का कोई भी सेट लेंगे, उसके बाद में लेग कर्ल करेंगे। लेकिन आपको मैं सबसे अच्छा मेथड बताता हूँ कि आप एक बार स्क्वाट से स्टार्ट करिए, क्योंकि स्क्वाट्स सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी के मसल्स को कवर करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत ही चैलेंजिंग स्ट्रक्चरल मूवमेंट है। लेकिन समझो आपने एक सेशन में स्क्वाट से स्टार्ट किया है, तो दूसरी बार आप है ना लेग कर्ल से स्टार्ट करिए, कि लेग कर्ल आपका हैमस्ट्रिंग वाला जो एरिया, जितना बड़ा मसल्स आपके थाइज में, अपर थाइज में है, उतना ही बड़ा मसल आपके लोअर थाइज में है। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप हर बार स्क्वाट से स्टार्ट कर रहे हैं, समझो किसी ने स्क्वाट किया, फिर आपने लेग प्रेस किया, लेग एक्सटेंशन किया, स्टेप अप किया, लंजेस किया या हिप थ्रस्ट किया, सारे के सारे एक्सरसाइज में आपका जो मेन मसल्स है वो आपका अपर थाइज है, और हैमस्ट्रिंग तो सिर्फ असिस्ट कर रहा है। क्योंकि जब भी आप ऊपर वाला जॉइंट यूज करते हैं, हिप का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो इसमें आपका ये हमेशा पीछे से असिस्ट करता है, डोमिनेट नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि आपका पीछे वाला थाई, लोअर थाई, हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट हो, तो आपको घुटने की तरफ से इसको ट्रेन करना पड़ेगा। ये इधर बराबर काम करता है, लेकिन यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि ये जॉइंट किनारे पे है, इसका एक हेड जो है वो छोटा है, पूरा ऊपर तक नहीं पहुंचा। ओके, तो क्या करना है, एक बार उससे करिए। अभी देखो आपने इतना वेरिएशन अगर आप स्टार्टिंग में ले लिए, तो आपका 80% से भी ज़्यादा तो एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन हो चुका है, क्योंकि आपने क्वाड्रिसेप के लिए इतने वेरिएशंस लिए। फिर बाद में जब लास्ट में एकदम थक जाते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, लेग कर्ल करते हैं, जबकि वो उतना ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो कैसा रेशियो हो गया, इधर 80 वर्सेस 20, ये आपका 80% और ये 20%। इसलिए ज़्यादातर लोगों का आपने देखा रहेगा, थाइज का डेवलपमेंट जो होता है वो ऐसा होता है। देखिए ये आगे वाला थाइज है, ओके, आगे वाला थाइज कैसा, एकदम वेल डेवलप्ड, और पीछे एकदम फ्लैट, ओके, जबकि एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये शेप होना चाहिए लेग्स का। ओके, तो आगे वाला जितना डेवलप हुआ उतना ही पीछे वाला भी होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, बिकॉज आपने इसका इतना सारा वेरिएशन दिया, जब लास्ट में थक जाते तभी 2-3 सेट हैमस्ट्रिंग का मारा, इसलिए गड़बड़ होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि इसको अल्टरनेट करेंगे,
एक बार स्क्वाट से स्टार्ट किया, फिर एक बार नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो हैमस्ट्रिंग से स्टार्ट करिए, फ्रेश एनर्जी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट कर पाएंगे। दूसरा, इसमें जितने भी वेरिएशंस आप करते हैं आगे वाली थाइज में, सब में ये मसल्स इन्वॉल्व होता है, ओके, लेकिन हैमस्ट्रिंग में नहीं होता, इसलिए इसका ज़्यादा सेट करेंगे। इसका कम से कम 10 सेट होना चाहिए। आप 1-2 वार्म अप सेट मारेंगे, फिर जो मेन सेट है वो 5 से 6 सेट मेन सेट होना चाहिए, ओके। तो टोटल 10 सेट, 2-3 वार्म अप सेट, 2-3 प्रेप सेट और फिर उसके बाद में मेन सेट, ओके। तो ऐसा आपको प्लेस करना ताकि आपका जो लेग है उसका डेवलपमेंट एकदम प्रॉपर ऐसा होएगा, ओके। फिर अभी हम क्या करेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि जब भी आप लेग्स का वर्कआउट करें तो एक्चुअल में जो डेड लिफ्ट है वो बैक का नहीं, वो लेग्स का पार्ट है। तो आपको हमेशा डेड लिफ्ट को लेग्स के साथ में ऐड करना है वर्कआउट प्रोग्राम जब भी आप कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली सब लोग है ना उसको बैक वाले दिन ट्रेन करते हैं, बैक बाइसेप में डेड लिफ्ट लेते हैं, जबकि डेड लिफ्ट और स्क्वाट दोनों में ऑलमोस्ट सेम मसल्स काम करते हैं। तो आपको अलग से शेड्यूल में डालना। ये ऐसा हो गया कि जैसे आपने स्क्वाट आज कर लिया और लेग प्रेस या लेग एक्सटेंशन या डेड या स्टेप अप या लंजेज आपने बैक वाले दिन ले लिया, सेम ऐसा ही हो गया। लेकिन आपको ऐसा शेड्यूल नहीं करना है, डेड लिफ्ट को लेग्स वाले दिन लेना है। आप चाहें तो हैमस्ट्रिंग और काफ को बैक में डाल सकते हैं, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, जब भी हम लोग इस पर प्रॉपर प्रोग्रामिंग वाला वीडियो बनाएंगे, पूरा वर्कआउट प्रोग्राम कैसे करते हैं बिगिनर के लिए, एडवांस लेवल के लिए, उसमें हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो था वो बेसिक स्क्वाट के ऊपर है कि आप बेसिक स्क्वाट कैसा करते हैं बॉडी वेट के साथ, और वेट लेके उसमें बेसिक चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, जैसे आपका स्टांस कितना होना चाहिए, ओके, और श्वास कैसे लेना है, आपका ये वाला हाथ को कैसे रखना है, यहाँ रखना है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मेन जो चीज़ है ना फोकस होना चाहिए और स्टांस प्रॉपर होना चाहिए, और मेन है ब्रीदिंग। वेट पकड़ रहे हैं बारबेल तो वेट को इतना टाइट पकड़िए कि वेट एकदम लाइट लगेगा। जब आपका ग्रिप टाइट रहेगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा वेट लिफ्टिंग, ओके। अब स्क्वाट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी रहेगा या कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग उस पर एक और वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।